नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि क्लास 10 की है, ज्योग्राफी का है। और जैसे कि हमारे मैराथन सेशन लगातार चलते रहे हैं, जिससे आपका जो प्यार और स्नेह मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। लगातार आपका जो सपोर्ट एक तरीके से कह सकते हो, मुझे लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर लाइव सेशन लीजिए, लाइव सेशन लीजिए। और मैं आपको बताऊँ, बहुत जल्द मैं लाइव सेशन मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंदर मैं लाइव में लगातार आपके साथ कनेक्ट होऊँगा। और अभी के लिए मैं आपसे जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज मेरे पास बहुत ज़्यादा है और आप जानते हो मैं ऑफलाइन सेशन बहुत अच्छे से ले रहा हूँ, जिसमें लगातार मैं 8 से 10 घंटे आपके लिए मेहनत करता हूँ। और अभी जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दरअसल हम लोग अब जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोग ने आपको सिविक्स का और इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छे से कंटेंट दिया है। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि आपके पेपर या सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो लगातार हम लोग इस चैप्टर में बने हुए हैं, ठीक है? और जैसा कि हम लोग ने देखा कि इससे पहले जितने भी चैप्टर हुए, उसका बहुत अच्छा सा रिकैप हम लोग ने लिया। तो हम लोग एक्चुअल में ये जो चैप्टर हमारे सामने अवेलेबल है, ठीक है? जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर अगर आप देखोगे क्लास 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये जो चैप्टर है आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलहाल तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत शॉर्टकट रिकैप करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से। तो सबसे पहले रिसोर्सेज दोस्तों होता क्या है मेरे भाई? रिसोर्स एक ऐसी चीज होती है जो हमारी बेसिक नेसेसिटी या बेसिक नीड को फुलफिल करता है। मेरी बात समझ में? और जो बेसिक नीड हमारी फुलफिल होती हैं, यानी जो भी हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं और उससे हम कुछ नया करते हैं, तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो आप पढ़ोगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एक्चुअल में हम समझ लें पहले रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है भैया। तो देखो, एवरीथिंग अवेलेबल, अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्त, ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी चीजें अवेलेबल है, जैसे लिखा हुआ है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, कोई भी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, ठीक है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारी जरूरतों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। साथ ही साथ पूरा करने के साथ साथ क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है। जैसे आज हमने रिसोर्सेज का यूज करके टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एक्सेसिबल कर ली हमारे पास। आज देखिए, आज भगवान की दया से और हमारे ह्यूमन जो एक तरीके से कह सकते हो लगातार उन्होंने रिसर्च किया, जिससे हाँ हम यहाँ पे हैं और पूरे इंडिया में बहुत सारे बच्चे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और लगातार हमारी वीडियो को देख रहे हैं। उसका सीधा इम्पैक्ट क्या है बच्चों? टेक्नोलॉजी से है, ठीक। अब जब आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से नहीं, बट धीरे धीरे इकोनॉमिकली यूट्यूब के थ्रू मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही, जिससे हमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, फायदा मिल रहा है। साथ ही साथ हम देखिए कल्चरली एक दूसरे से साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग अलग अलग फेस्टिवल त्योहार मनाते हैं, वहां पे रिसोर्सेज का यूज होता है। तो कल्चरली हम इसको एक्सेप्टेबल कहते हैं। इन सारी तीनों टर्म को अगर हम एक साथ जोड़ लेते हैं, तो इसको एक सिंगल टर्म में हम लोग क्या कह सकते हैं? रिसोर्सेस कह सकते हैं। तो रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है दोस्तों? बेनिफिशियल है। और इसी के बेस में अगर हम बात करते हैं, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो नेचर ने क्या किया है, हमको वो सब दिया है जिसकी हमें जरूरत है। नेचर ने हमें वो दिया है जिसकी हमें क्या है, जरूरत है। और इसी नेचर को हमने बेस बनाया है, ठीक है। बेस बनाने के लिए किस व्यक्ति की जरूरत पड़ी? ह्यूमन की। क्योंकि नेचर के द्वारा ही हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी लेके आए। नेचर के द्वारा ही हम उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लेके आए। यानी नेचर ने हमें कनेक्टिविटी दी है। नेचर ने हमें क्या दी है? कनेक्टिविटी है आपस में जोड़ने की। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं भाई, मेरे एक तरीके से कह सकते हो हर चीज रिसोर्स है। हर चीज रिसोर्स है, जो देख लो वो रिसोर्स है। अब देखो, मैं कपड़े पहना हूं गलती से, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक रिसोर्स है, ठीक। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहा हूं, ये भी एक रिसोर्स है। तो इस दुनिया में लगभग लगभग आप देखिए कोई ना कोई चीज किसी ना किसी रूप में इंसान के काम आ रही है। तो वो सभी चीजें क्या है मेरे भाई? एक तरीके से क्या है? रिसोर्सेस है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? बेनिफिशियल है। तो एक्चुअल में हम देखेंगे जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी कैटेगरी क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इसको याद करने का तरीका है दोस्त, ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए। सपोज करिए मैं आलोक वर्मा, ठीक, मेरे 4 पुत्र हैं। अब तरीके से याद कर लीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में है, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, दौर हो जाए। तो मेरे पहले वाला जो बच्चा है उसका नाम है ओरिजिन।
दूसरे का नाम है एग्जॉस्टिबिलिटी, और तीसरे का नाम है ओनरशिप, और चौथे का नाम है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये समझिए, एक्चुअल में वैसे तो ये समझने के लिए मेरे भाई बता रहा हूं कि सपोज करो मैं रिसोर्स हूं और मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लो रिसोर्सेज जो होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब बाप बेटों में कंपटीशन हो रहा है, जमाना बदल रहा है, तरीका बदल रहा है, तो मेरे बेटे ने मेरे से कंपेयर किया कि मेरे बाप के कितने हैं, 4 लड़के, तो इसने 2 लड़के पैदा कर दिए, एक का नाम बायोटिक दिया, दूसरे का नाम अबायोटिक दिया। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मेरे भाई, अभी डिटेल में समझाता हूँ। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे बायोटिक और अबायोटिक। दूसरा वाला भी समझदार था, मैं तो फैमिली प्लानिंग का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन बच्चे समझ गए कि यार हम दो हमारे 2 ही होने चाहिए। तो यहाँ पे एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होने के कगार पर बताया, रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल, यानी रिन्यूअल जो हमें बार बार मिल जाए और नॉन रिन्यूअल जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं। वही ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, ये मेरे से कंपटीशन कर रहा था, ठीक है, तो इसने भी 4 बच्चे पैदा कर दिए थे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि बाप बेटे का मामला था, कंपटीशन का दौर था। और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ये भी मेरे से कंपटीशन किया, ठीक, 4 इसके भी हो गए, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व। तो इन दोनों ने थोड़ा पढ़ाई कम की, समझाया मैंने पढ़ लो, लेकिन समझ ही नहीं पाए, तो फिलहाल 4-4 इन दोनों ने कलाकारी कर दी, और ये दोनों बुद्धिमान थे मेरे, और इन्होंने 2-2 किया। तो अगर आप ध्यान से समझोगे चीजों को तो बेसिकली आपने जो समझा, कैटेगरी समझा रहा हूं मेरे भाई, कि 4 मेन रिसोर्सेज हैं, पहले के 2, फिर 2, फिर 4, फिर 4, तो आप ऐसे याद कर लोगे, याद करने का मैंने तरीका बताया है। तो अब इसी को हम लोग और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट रिसोर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई। हमारे इर्द गिर्द जो भी रिसोर्स है हम उसको यूज कर रहे हैं, तो जब रिसोर्स को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं रिसोर्स क्या होते हैं, खत्म हो रहे हैं। खत्म का मतलब होता है पूरी तरीके से कैसे खत्म हो रहे हैं, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज और इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स। जब हम रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि रिसोर्सेज को हम कैसे बचाएं। एक्चुअल में रिसोर्सेज की जरूरत क्यों हो रही है, क्योंकि लगातार हम इसका क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम कैसे डेवलप करें, यानी कि हम और रिसोर्सेज, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आएगा। आप देखिए आज की डेट में एनटीपीसी का नाम सुना होगा आपने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जहां पे कोल को बर्न किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। लेकिन अगर आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोलर पैनल, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको लॉन्च किया गया, आज हर घर में सोलर पैनल लग रहा है। तो वहां पे क्या हुआ है, हम इस तरीके से एनर्जी यानी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी लेके आ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी जिससे हम लोगों की जरूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को क्या किया जा रहा है मेरे भाई, डेवलप किया जा रहा है कि इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन, अगर प्रेजेंट टाइम में जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं अगर वो खत्म हो जाएंगे तो फ्यूचर में हम इनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, फर्दर हमारे पास क्या ऐसी संभावना होगी जिससे हमारे पास रिसोर्सेज क्या हो, पैदा हो जाए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, नए नए प्रावधान करना शुरू कर दिया कि एक्चुअल में देखिए हर घर सोलर का कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। तो आप देखोगे इसी तरीके विंड मिल है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमारी रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो अब आते हैं इसी का एक बेस बनाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ, भारत 1950 में जब आजाद हुआ, वैसे तो 1947 है, लेकिन भारत सरकार जो बनी थी 1950 के बाद बनी, तो रिसोर्सेज को बहुत तेजी से यूटिलाइज किया जा रहा था, और रिसोर्सेज जब बहुत तेजी से यूज हो रहा था तो उस कंडीशन में क्या हुआ, रिसोर्सेज लगातार पूरी दुनिया में खत्म हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके यूज करें कि हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन का इसका बेनिफिट मिल जाए। इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कहा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। और ये क्या हुआ, करीब अप्रोक्स 100 कंट्रीज अवेलेबल थी, ठीक है, और 100 कंट्रीज जो कि ब्राजील में 1992 के आसपास का समय है, ठीक है, और इस बीच में ये एक सम्मेलन होता है और डिस्कशन करते हैं, बहुत बड़े पूजनीय और कह सकते हो महान हमारे बीच में अभी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा क्या कि एजेंडा 21 बनाइए। ये मैं बात कर रहा हूं 1992 की, उस समय एजेंडा 21 की बात किया हूं क्योंकि उस समय जो दौर था वो 20वीं सदी का था, यानी 20वीं सेंचुरी चल रही थी, और बात कर रहे थे 21वीं सेंचुरी। उनको पता था एक महान पुरुष का जन्म होगा, उस महान पुरुष का जो जन्म होगा, जैसे कि मैं अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है, वो कैसे सरवाइव करेगा। मेरी बात समझ में आ गई, यानी उसको हम रिसोर्स कैसे अवेलेबल कराएंगे, यानी मेरी बात समझ रहे हो। आने वाले समय में आलोक सर की भी जनरेशन आएगी, अभी तो वो मजाक था, ठीक है,
मजाक मजाक में मैंने बहुत मजाक किया। तो एजेंडा 21 से बनाया गया कि 21st सेंचुरी में जो जनरेशन आ रही है, प्रेजेंट टाइम में जो रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, उनकी नीड्स को कैसे पूरा किया जाएगा, आप बताइए। इस कंडीशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्राउंड लेवल पे उतारा गया। यहाँ पे कुल 17 गोल को डिसाइड किया गया। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 17 गोल जो हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरी दुनिया में फेमस है। सोचिए, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो नाम की जगह है, मेरी बात समझ में आ रही है, जो कि साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है, ठीक। तो वहां पे ये सम्मेलन कराया जाता है और बताया जाता है कि एक्चुअल में हम रिसोर्स को यूज कैसे करें। इसमें हर तरीके के प्रावधान को देखा गया है। मेरी बात समझ में आ ही रही होगी आपको, ठीक। तो रियो डी जेनेरियो, जिसको हम अर्थ समिट के बारे में भी जानते हैं, आप मेरे को कमेंट बताइएगा भारत में अर्थ समिट कब मनाया जाता है, ठीक। डेट आपको हिंट दिया है मैंने, ठीक है। और वर्ल्ड अर्थ डे भी मनाया जाता है इसी देश को बेस बना के। तो जून 1992 की हम बारे में बात करें, मोर देन 100 हेड ऑफ द स्टेट, अभी आपको मैंने बताया था, जिसमें रियो डी जेनेरियो आप देख सकते हो, क्योंकि जो भी ब्राजील में है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे अर्थ समिट किया गया। मैं भी मौजूद हूँगा, मैं पैदा भी नहीं हुआ, ठीक है। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एडॉप्टेड द एजेंडा 27, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे एजेंडा 21 होना चाहिए, फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। तो एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और कि आने वाले 21st सेंचुरी जो है, उसमें हम किस तरीके से चीजों को क्या करें, डेवलप करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एजेंडा 21 नाम क्यों पड़ा, अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी समय डिक्लेरेशन किया गया था। वर्ल्ड लीडर 1992 में बैठे और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका पूरा नाम है यूएनसीडी, एक नंबर पे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। इट एम टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल। भाई ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ इंडिया में दिक्कत आ रही थी, पूरी दुनिया में आ रही थी। तो जो पूरी दुनिया में दिक्कत आ रही थी, उसको सस्टेनेबल कैसे किया, सस्टेन कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए। तो एम टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीजेस थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, यानी लोगों के जो जितने लोग काम कर रहे थे, उनके कॉमन इंटरेस्ट को देखा गया और साथ ही साथ उनको समझाया गया कि रिसोर्सेज को किस तरीके इफिशिएंट और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए। म्यूचुअल नीड एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप इसको समझिए, ताकि भविष्य में जो आपकी जनरेशन आएगी उसको बेनिफिट मिल सके, ठीक। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। हर व्यक्ति को आप काम सौंप दीजिए, जैसे आप देखे होंगे, मैथ का टीचर मैथ पढ़ा रहा है, साइंस का टीचर साइंस पढ़ा रहा है, ठीक है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो हर व्यक्ति को जब एक गोल सेट कर दिया जाता है, तो वो आसानी से रिजल्ट को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ एजेंडा 21 को, ये किस तरीके अचीव किया जाएगा, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग पॉइंट है। तो रिसोर्स को हमने क्या किया, प्लानिंग किया। प्लानिंग का मतलब होता है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ हैं और हमको कहाँ जाना है। इसकी पूरी प्रक्रिया को सेट करने के लिए एक रिसोर्सेज प्लानिंग की गई कि हम रिसोर्स को किस तरीके यूटिलाइज करें। तो सबसे पहले कहा गया कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, सर्वे, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टीमेट एंड मेजरमेंट। हम सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में रिसोर्स किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और कैसा रिसोर्स है। जब तक आप रिसोर्स को जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 4 मेन कैटेगरी हैं, 2 2 4 4, तो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसी के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा कि हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, कैसे बचाएं, हम कैसे हम आगे लेके जाएं। तो ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्टिव है इसको पूरे देश के लिए बनाया गया। जो दौर है बहुत क्रिटिकल है, आप समझ सकते हो, चीजें अपने आप में बहुत गंभीर हैं, ठीक है। जो मैं आपको समझा रहा हूं वो तो समझ में आ ही रहा होगा। तो हिस्ट्री क्या है, कोलोनाइजेशन रिवील दैट, देखिए कोलोनाइजेशन वर्ड जो है, मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से, यहाँ पे जो पावरफुल नेशन है एक वीक नेशन के ऊपर कंट्रोल कर ले जाता है। जैसे आपको पता है ब्रिटिशर जो थे उन्होंने भारत के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो इस प्रोसेस को कोलोनाइजेशन किया गया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिसोर्सेज को लेके भाग गए,
कौन भाग गया? अंग्रेज भाग गए। ठीक है, कहां पे भाग गए? ब्रिटेन में भाग गए। तो जो कॉलोनीज थी वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। कई सारे भाग, क्योंकि भारत में रिसोर्सेज है और आपको भी पता है जितने ज्यादा रिसोर्सेज जहां पे अवेलेबल होंगे वहां पे लोग भागेंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब आप देखिए, अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने सुना होगा, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है। वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, रिसोर्सेस अवेलेबल है। इस वजह से हर देश का जो बंदा होता है वो उस जगह जाने की कोशिश करता है जहां पे रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। तो हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, तो जिन कंट्री में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिला। साथ ही साथ उन्होंने उस जगह एक्वायर भी कर लिया था। जैसे आपको पता होगा भारत से बहुत सारी मात्रा में रिसोर्सेज को लूट के लेके गए थे। ठीक है, कौन? अंग्रेज। एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन। अभी मैंने बताया उनको अपने देश से मतलब है। जैसे आपने कहावत सुना था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अपन काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो वो रिसोर्सेज को अपने लेवल पे क्या कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को लेके आ रहे थे कि किस तरीके हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए तो हमारे देश में पूजनीय बापूजी आ रहे थे, स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है, वर्कआउट करके आए लग रहा। तो इन्होंने बात किया कंजर्वेशन के बारे में। इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे करें, यानी रिसोर्सेज को हम बचाए कैसे। तो उन्होंने कहा ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए, एक इन्होंने कहा इंसान अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने लालच के लिए संसाधन यानी रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो ओवर यूटिलाइजेशन से बचने के लिए एज द रूट कॉजेस फॉर द रिसोर्सेज डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्टिव बाय द मासेस। तो ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को ज्यादा मात्रा में क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो देयर इज ए इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। ये कह रहे थे अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा बिल्कुल मत करिएगा जिससे दूसरे को क्या हो सके, हानि पहुंच सके। यानी रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करने की बात कर रहे थे, रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूटिलाइज करने की बात कर रहे थे। तो गांधी जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था, आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे रिसोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है लैंड का यूटिलाइजेशन। तो लैंड में भी अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है फॉरेस्ट के बारे में। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड देखने को मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद फॉलो लैंड और नेट शोन एरिया, ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन यानी ऐसी लैंड जो अभी एग्रीकल्चर पर्पस में यूज नहीं हो पा रही थी, यानी कि बैरन या वेस्ट लैंड पड़ी हुई थी। ठीक है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड यानी एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड यानी परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी यहाँ पे जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, जानवरों को चराया जा रहा था। ठीक है, लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप ग्रुप एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड यहाँ देखने को मिल रहा था। मेरी बात समझ में आ गई होगी। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसा एरिया जहां पे एक्चुअल में लैंड में एग्रीकल्चर होता है, उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं, जहां पे एक्चुअल में एग्रीकल्चर किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। तो वैसे इतना डिटेल में नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर कल्टीवेबल लैंड होगा, फॉलो लैंड है, फैलो लैंड है और नेट शोन एरिया है। तो आई होप सो आपको लैंड का यूटिलाइजेशन समझ में आ रहा होगा। आपके पेपर पर्पस के हिसाब से मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, नहीं ऐसा तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं द फॉरेस्ट कवर। अगर आपने 9th क्लास पढ़ी होगी गलती से तो आपने देखा होगा कि भारत में करीब 33% एरिया, देखिए ये एनसीईआरटी का है, लेटेस्ट डेटा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं है। तो भारत में ये माना जाता है 23% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है, लेकिन फॉरेस्ट ऑक्युपाई 23.181% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस इन इंडिया। The total net shown area of India is 46.24% of the total land in the country। तो यहाँ पे नेट सोन एरिया के बारे में बात किया कि एक्चुअल में कितना यूज हो रहा है। नेट सोन एरिया डिफर फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। अब किसी स्टेट में बहुत ज्यादा एरिया मात्रा में एग्रीकल्चर हो रहा है, किसी स्टेट में कम हो रहा है। अब जैसे छोटा एग्जांपल है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं, कोई ज्यादा कर रहा है तो कोई
कम कर रहा है। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नेट सोन एरिया देखने को मिलता है। जैसे पंजाब में अगर हम बात करते हैं, हरियाणा में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है 80% से ज्यादा बताया गया है, ठीक है। वैसे अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, मिजोरम के बारे में बात करते हैं, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में बात करें, तो यहाँ 10% से कम है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, जंगल है। तो आप देख रहे होगे चीजें डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। 3.38% of the total land used for grazing, while the remaining land are fallow and wasteland. तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आपको बताया जा रहा है कि लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है और कैसे सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। समय बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। लैंड अंडर द फॉरेस्ट, अगर आप देखोगे जो फॉरेस्ट के अंदर लैंड आती है, हैज नॉट इंक्रीज मच बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। देखिए, अब आपको पता है हमारे देश में जो लैंड है वो तो बढ़ नहीं जाएगी, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, ये लैंड का एरिया क्या है, फिक्स देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन लगातार हम एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके वजह से हमको रोड बनाने पड़ रहे हैं, डैम बनाने पड़ रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए लिखा है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम एंड द बिल्डिंग ऑफ हाईवे एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन एरिया एडजेसेंट टू द फॉरेन। अब ये लैंड कहां से कवर करेंगे, जंगल को काटा जाएगा, जंगल जब कटेंगे तो जंगल की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका इंपैक्ट हमारे नेचर में देखने को मिलता है। अब आप देखिए क्लाइमेट में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। Forest area in a country is far lower than the desired 33% of the geographical area it was outlined in the National Forest Policy। देखिए, ये बताया गया कि किस देश में कितनी मात्रा में फॉरेस्ट अवेलेबल होना चाहिए। और भारत में अगर हम बात करें कि नेशनल फॉरेस्ट या इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट 1952 के थ्रू ये बात कही गई है कि एक्चुअल में कितना फॉरेस्ट होना चाहिए। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म एज वेस्ट लैंड एंड द लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage। अब देखिए, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा यूटिलाइज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन होने लगेगी। मेरी बात समझ रहे हो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है तो आप कवर कर लीजिए, मैं उसको मैनेज करूंगा। आप थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हो, क्योंकि ये मेरे लिए तो वीडियो बन रही है, ठीक है। तो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर। अगर आप लैंड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो और उसमें कोई मेजर नहीं कर रहे हो, यानी कि कुछ नई चीजें नहीं डाल रहे हो, तो उससे लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो डाउन हो जाएगी। तो लगातार चेंजेस हुए, संघर्ष हुआ, ठीक है, चीजें अपने आप में चेंज हो रही है। अब बात करेंगे जब लैंड बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लैंड डिग्रेड होगा। डिग्रेड का मतलब होता है लैंड की जो फर्टिलिटी है, लैंड की जो क्वालिटी है वो डाउन होने लगी। कैसे, डिग्रेडेशन का मतलब होता है ओवर यूटिलाइजेशन, यानी लैंड की फर्टिलिटी डाउन होना। जैसे जंगल का कटना, माइनिंग होना, ठीक है, क्वेरिंग होना, ओवर ग्रेजिंग होना, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट होना, ओवर इरिगेशन करना। तो ये सारे ऐसे पॉइंट है जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात समझ में आ गई, चीजें आपको समझ में आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कमेंट में आप मुझे बताइए ये स्थिति किस चीज को कहा जाता है। ये 5 पॉइंट आपके सामने अवेलेबल्स हैं, 3 6 पॉइंट हैं, आपको बताना है ये कंडीशन किस कंडीशन को अवेलेबल कहते हैं, या इसमें है या नहीं है, आप कमेंट में मुझे बताओगे। बहुत आसान है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करिए अगर है तो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लैंड कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। लैंड कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम अपनी लैंड को, यानी अपनी मातृभूमि को किस तरीके से बचाएं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो एफॉरेस्टेशन होता है, यानी पेड़ पौधों को लगाना। जितनी मात्रा में आप पेड़ पौधे लगाएंगे उतनी मात्रा में हमें क्लीन एयर मिलेगी, हमारे रिसोर्सेस क्या होंगे, कंजर्व होंगे। तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, यानी कि हम एक कतार में पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या होता है, सॉइल में इरोजन नहीं होता। आगे लिखा है ट्री एंड ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस अगेन स्टेबलाइज सैंड ड्यून एंड चेक लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारी ऐसी प्रोसेस है जिससे हम लैंड को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर द माइनिंग एक्टिविटी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट। अब माइनिंग एक्टिविटी आप जान ही रहो, खुदाई वगैरह कंट्रोल करना, जिससे क्या होता है, जो लैंड होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, अब आप देखिए लगातार इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन का मात्रा भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वेस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड। अब आप देखिए कि जो भी वेस्ट है
उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, एंड लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया। तो लगातार चेंजेस आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं, किस तरीके हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो आई होप सो आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सॉइल के रिसोर्सेज जैसे ए बी सी डी ओरिजिन कहलाते हैं ये, ठीक है। तो सॉइल एज ए रिसोर्स क्या है, सॉइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। कई सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में रहते हैं, जिसमें मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। देखिए सॉइल एक दो दिन की प्रोसेस नहीं है, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको मिलियन ईयर्स लग जाते हैं सॉइल को फॉर्म होने में, ठीक है। तो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर एक्टिविटी ऑफ द डिकम्पोजिशन एक्सेट्रा, ये सारी ऐसी एक्टिविटी है जिनके वजह से क्या चीज होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था सॉइल के फॉर्मेशन को एक सिंगल वर्ड में क्या कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए, जो बच्चा कमेंट में बताएगा उसके मैं चीजों को लाइक कर दूंगा कमेंट को, ठीक है। मैंने बहुत बार पढ़ाया, ऑफलाइन क्लास मेरी बहुत ज्यादा लंबी चलती है, तो मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, दिमाग लगाइए, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अब हम बात करें सॉइल एज रिसोर्स के बारे में, तो पेरेंट रॉक और ए बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, एक लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है। वैसे सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है इसकी भी एक लंबी प्रोसेस है, ये एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसमें एक लंबा समय लगता है। तो सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑर्निक, ऑर्निक का मतलब होता है ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है सॉइल की फर्टिलिटी कैसे आएगी, एंड इनऑर्निक, देखिए दो ही, एक ऑर्निक होगा दूसरा इनऑर्निक है। तो ये मटेरियल ऐसे होते हैं जो सॉइल्स के फॉर्म को करते हैं, सॉइल को बनाने में मदद करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। मेरी बात समझ में आई, जिससे सॉइल लंबे समय तक हमारे पास कंजर्व रहती है, ठीक है। इसी बात में अगर हम बात करते हैं, हमारे देश में डिफरेंट तरीके की सॉइल्स आपको देखने को मिलती हैं, जो सॉइल्स होते हैं उनके अलग नहीं। देखिए भारत बहुत ही प्यारा देश है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और अगर आप उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, यहाँ पे तराई रीजन है, ये प्लेन एरिया आता है जहाँ पे डिफरेंट रिवर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम एलुवियल सॉइल देखते हैं। फिर नीचे आएंगे यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, फिर नीचे आएंगे रेड सॉइल है। इनका फॉर्मेशन कोई एक दो दिन की घटना नहीं है, इनका काफी लंबा समय लग गया डिफरेंट लेवल पे सॉइल। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिफरेंट प्लेस पे कौन सी सॉइल अवेलेबल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। समय बदलने, हालात बदलने, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। मैं थोड़ा इसको एक बार आपको दिखा देता हूं। एलुवियल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा यहाँ पे दो नदियां हैं, अलकनंदा, भागीरथी, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे प्रवेश करती हैं। तो ये जो नदियों के द्वारा एक तरीके कहते हैं सिल्ट आता है, और जो फील्ड में यानी मैदानी हिस्से में कवर करता है, ऐसी सॉइल को हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द थ्री इंपॉर्टेंट, ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम, जैसे अभी मैंने बताया इंडस एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं, आपको ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ द पर्टिकुलरली इन द डेल्टा। डेल्टा आपको पता होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, जब नदियां जो होती हैं समुद्र में मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, डेल्टा का फॉर्म करती हैं, ठीक है। और आपको मैंने भी बताया यहाँ से इंडस आ रही है, यहाँ से अगर आप बात करोगे तो गंगा नदी है, यहाँ से आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये सारी नदियां और कुछ पार्ट यहाँ पे भी आ जाता है। तो एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एलुवियल जब सॉइल आती है तो आपको देखा दो एलुवियल आती है, एक न्यू होती है, एक ओल्ड होती है, जिसे हम लोग बांगर या खादर के नाम से जानते हैं। आपको हिंदी में याद रखना है, बा और खा आप याद रखिए। खा यानी पहले आता है तो इसे बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, बा बाद में आता है तो इसे बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी बांगर के बारे में बात किया जा रहा है, तो बांगर सॉइल हैज अ हायर कंसंट्रेशन। देखिए कहते हैं नहीं, जो ओल्ड इज गोल्ड, जितना पुराना होता है, तो देखिए लिखा है हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, जिसे कंकड़ वगैरह कहते हैं, देन द खादर। तो देखिए कहते हैं ना, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें समय लगेगा बड़े होने में, मेरी बात समझ रहे हो। तो खादर जो होता है वो कम फर्टाइल होता है एज कंपेयर टू, अगर देखिए न्यू एलुवियल सॉइल के बारे में बात करें, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे पतली
बारीक कण होते हैं, ठीक है, मोर फर्टाइल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, भले लोग कहते हैं जैसे भी मैंने बताया कि अभी तुम बच्चे हो, बांगर और खादर में कंपेयर किया, लेकिन जो खादर आता है, खा यानी पहले आता है, इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं। तो जब पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं तो जो वाटर होता है बहुत नीचे तक डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे जिसकी फर्टिलिटी होती है क्या होने लगी, बढ़ने लगी। मेरी बात समझ में आई, इसकी फर्टिलिटी क्या होगी, बढ़ने लगी। तो एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल एंड दीज सॉइल कंटेन एन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम व्हिच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स। आपको पता होगा ये सारी चीजें जो कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिहार, इन साइड पे बहुत ज्यादा होता है और इसका पेपर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसी में हम बात करते हैं ब्लैक सोइल के बारे में। देखिए ब्लैक सोइल आपको पता ही होगा, बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन से आपको देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूं तो आपको ब्लैक सोइल का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक सोइल, ये पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का हिस्सा देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ब्लैक सॉइल को देखोगे, जिसको हम लोग रेगर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मेशन क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने से हुआ है, जो कि एक लंबा समय यहाँ पे लेता है। ब्लैक सॉइल टिपिकल टाइप्स ऑफ डेकन ट्रैप देखें, जहां पे बेसाल्ट रीजन आता है, स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेकन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ द लावा फ्लो। मैंने बताया ना वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन का मतलब होता है ज्वालामुखी उद्गार। जैसे पेट में ज्वाला निकलता है ना, आग निकल जाती है, वैसे यहाँ पे भी ज्वाला का उद्गार होता है और डिफरेंट लेवल पे इनका यूटिलाइजेशन होता है। बेसिकली ये कॉटन के लिए जानी जाती है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। तो दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ द महाराष्ट्र, जिसे हम सौराष्ट्र यानी गुजरात का हिस्सा है, मालवा मध्य प्रदेश and the Chhattisgarh and extend in the southeast of direction along the Godavari and the Krishna Valley. The black soil are made up of the extremely fine. Black soil जो होता है बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है, जहां पे क्ले मटेरियल देखने को मिलते हैं and well known for their capacity of hold moisture. ये मॉइस्चर को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ब्लैक सॉइल इज अ न्यूट्रिएंट रिच, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। न्यूट्रिएंट जैसे पोटास वगैरह भी मैंने बताया है, इनमें बहुत ज्यादा। और कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास और लैम देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ब्लैक सॉइल की अपने अलग क्वालिटी ऑफ फीचर्स हैं, ठीक है। समय बदल रहा, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, ठीक है, मौसम भी बदल रहा है, ठीक। अब हम बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल। देखिए जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैप वर्क। अगर आपको पता चल जाए कि कोई चीज कहाँ पे है तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। अब अगर आप इस चीज में देखोगे, बेसिकली रेड एंड ब्लैक सॉइल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे रेड और ब्लैक सॉइल कहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हिस्सा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चीजें आपको जिस तरीके में आपको बता रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है इसमें, वो आपका आ जाता है रेड एंड येलो सॉइल का, ठीक है। तो दिस टाइप्स ऑफ सॉइल डेवलप ऑन ए क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक। देखिए अगर जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बेसिकली आपको पता होना 3 तरीके के मेन रॉक फॉर्म होते हैं, ठीक है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्निशियस रॉक की इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अभी मैंने आपको बताया सबसे नीचे का हिस्सा यहाँ देखने को मिल रहा है। These soil develop a reddish color, ये किस कलर में होती है, रेडिश कलर में। देखिए जब कोई बहुत ज्यादा मात्रा में जल जाता है, जैसे आप देखे होंगे ईटा जो भट्टा होता है, ठीक है, आप कवर कर सकते हो, जो भट्टे होते हैं, ठीक है, वहां पे बहुत अधिक मात्रा में उसको जब पका देते हैं, ठीक है, तो वो चीजें क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं, ठीक है। जब भट्टे में कोई चीज बहुत ज्यादा पका दिया जाता है तो वो गर्म हो जाता है और उसका कलर चेंज होता है। कहते नहीं है, लोहे को जितना ज्यादा तपाओगे ना भाई, उसका आकार उतना ज्यादा बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने बहुत अधिक मात्रा में इसको है ना पका दिया, रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, अभी मैंने बताया ना इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। होता है क्या, सबसे पहले जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ना दोस्त, तो यहाँ पे इग्निशियस रॉक होता है, उसके बाद पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, फिर से जब आता है तो सेडिमेंट्री रॉक फिर आता है। तो कहते हैं जितना ज्यादा इसको मैंने तपाया उतना ज्यादा ये क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इट लुक येलो व्हेन इट ऑकर इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म found in a part of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the middle Ganga plain and along the पिडमेंट जोन, ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे, सॉइल बनी कैसे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देख मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया का अगर मैं रफली स्ट्रक्चर बनाऊं तो नीचे जो हिस्सा आता है ये बेसिकली ट्रॉपिकल कहलाएगा,
ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल कहलाएगा। यहाँ पे पूरे साल भर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं पे सब ट्रॉपिकल में सर्दी लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, ये बेसिकली सदर्न पार्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्राइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेटराइट सॉइल आर द एसिडिक इन नेचर एंड जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो आपको ध्यान रखना है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सॉइल बन कैसे रही है और इनका यूज किस तरीके से होता है। तो फाउंड मोस्टली इन ए सदर्न स्टेट एंड वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। द सॉइल सपोर्ट डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार, जो साल भर बरसा। आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया। भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कितनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो एक तरीके से आप समझ सकते हो, सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो आपकी मासिन राम में होती है, जो कि 1125 के आसपास, कुछ बुक में 1140 लिखा हुआ, मेघालय रीजन है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ह्यूमस बहुत कम होता है, ठीक है। द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोइंग टी एंड कॉफी। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में टी और कॉफी का ग्रोन देखने को मिलता है। टी और कॉफी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, ठीक है। समय बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। लेटराइट सॉइल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एरिड सॉइल आते हैं जिसकी रेंज जो होती है वो रेड टू ब्राउन कलर होती है। दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है महीन, बारीक, कण, ये सब बात हो रही है। इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, ठीक है। सॉल्ट के कुछ कंटेंट है जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एवोपरेटिंग द वाटर, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे से, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल की। यहाँ पे लोअर हॉरिजन में पाए जाते हैं। सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय द कॉन्कर रीजन बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट, यहाँ पे ले सकते हो कंटेंट, and the downward the concave layer of the formation in the bottom horizon restrict the infiltration of the water। होता क्या है, पानी बहुत तेजी से नीचे क्या होता है, डाउनवर्ड जाता है। तो उससे आप सॉइल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, काफी ज्यादा सॉइल के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, चेंजेस देखने को यहाँ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम एनालिसिस करेंगे फॉरेस्ट सॉइल का। दिस सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेनियस एरिया and the soil texture is loamy and the silt valley side and the coarse grain in the upper slope। अब देखिए यहाँ पे जो स्लोप है आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल में देखने को मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर ही अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर का हिस्सा जो है पूरा कैनोपी है, जहाँ पे सन की रेज बहुत कम पहुंच पाती है। एंड द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ द हिमालय, ये आपको बेसिकली लोअर पार्ट में और अपर पार्ट दोनों जगह देखने को मिलता है, हिमालय। एंड दीस सॉइल एक्सपीरियंस है denudation and are acidic with low humus content and the soil is fertile on the river terrace and the alluvial fan। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सॉइल में चेंजेस तो देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। जितना मैं कंटेंट बता रहा हूँ दैट इज सफिशिएंट फॉर एग्जाम। बहुत ज्यादा डीप में एनालिसिस करोगे तो आपको लिए भी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब ही होता है जब सॉइल की अपर लेयर हट जाती है, उस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन अभी सॉइल इरोजन का मतलब हम समझेंगे। जहां पे शब्द आता है डेनुडेशन, जो कि सॉइल की अपर लेयर को क्या करता है, हटा देता है, किसी न किसी कारण से हटता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अपर लेयर जब जैसे कवर, कॉपी का जो कवर होता है, जब उसको हम हटा देते हैं, कॉपी बेचारी क्या होती है, नेकेड हो जाती है। सेम जब सॉइल होती है, सॉइल की जब अपर लेयर हट जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन। ह्यूमन एक्टिविटी लगातार है ना, हम लोग जानवर पाल रहे हैं, उनको घास वगैरह चरवा रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, माइनिंग हो रही है। ये सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से लगातार क्या हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वाटर बहुत ज्यादा इकट्ठा एक ही जगह हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो रही है, इरोड होती जा रही है। बहुत ज्यादा पानी किसी जगह पे बह रहा तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी नालियां बन जाती है, ठीक है, कट लग जाते हैं, ठीक है। एंड क्लेवी मेक्स द डीप चैनल, ठीक है, एस गैली। मतलब आप देखिए जब रिवर बहती है तो बहुत बड़े बड़े रिवर, क्या बारिश होती है, बारिश होने के बाद बहुत तेजी से बड़े बड़े चौड़े चौड़े गलियां कटती चली जाती है, तो उनको गलीज कहा जाता है। लैंड बिकॉज ऑफ अनफिट एंड कल्टीवेशन इज नोन एज अ bad land, and when the water flow as a sheet over a large area down and the slope and the top soil is washed away। washed away मतलब होता है बहुत तेजी से हटना। इट इज नोन एज द शीट इरोजन। देख मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीट इरोजन। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि सीट इरोजन क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। गली इरोजन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपी लैंड नोन एज द विंड इरोजन, ठीक है। हवा के थ्रू जब
लेयर हट जाएगी, लेयर हटना इरोजन है, लेकिन पानी से हट रही है, हवा से हट रही है, इसकी बेस पे अलग अलग इरोजन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और लास्ट आता है सॉइल को हम कंजर कैसे करते हैं, जैसे आता है कॉन्टूर फ्लोइंग हो गया, टेरेस कल्टीवेशन हो गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया और शेल्टर बेल्ट हो गया। देखिए ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता, सिंपल आपको ये ध्यान रखना है ये चीजें बनी कैसे, ठीक है। तो मैंने बहुत फास्ट और तेजी से रिकैप कराया है आपको सारी चीजें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और मैंने बड़ा मेहनत किया है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। आपका लगातार प्यार और स्नेह इसी तरीके मुझे मिलता रहेगा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।